नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे YouTube चैनल में फ्लोरे क्लासेस में स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे मेंसुरेशन का पार्ट नंबर 13। इससे पहले हम पार्ट नंबर 12 तक आपको क्वेश्चन करा चुके हैं। दोस्तों, ये वो क्वेश्चन है जो हम आपको करा रहे हैं कि ग्रुप डी के प्रीवियस पेपर में आ चुके हैं और आगे भी ये ग्रुप डी, NTPC, रेलवे इत्यादि एग्जामों में, यहाँ तक कि रेलवे ही नहीं, ये SSC, CHSL आदि SSC के एग्जामों में भी आते हैं। तो आप इन्हें समझने की कोशिश करें। आप जानते हो तो आप अपना आंसर बना के रखें, आंसर निकाल के रखें और हमारा आंसर से मैच कराएं। दोस्तों, मैं बता देता हूं, हमारे यूट्यूब चैनल पर मेंसुरेशन ज्योमेट्रिक के नाम से, रीजनिंग के नाम से और मैथ के नाम से और NTPC ग्रुप डी के नाम से प्लेलिस्ट बना हुआ है, तो आप उन्हें ज़रूर चेक करें। फिलहाल करते हैं क्वेश्चन की बात। क्वेश्चन क्या है दोस्तों, मैं कभी भी ऐसे क्वेश्चन कराता हूँ, हर बार आपको यही बोलता हूँ कि आप पेन कॉपी साथ लेके बैठे ताकि आपकी प्रैक्टिस बनी रहे, और प्रैक्टिस करना बेहद ज़रूरी है इस तरह के क्वेश्चनों के लिए। तो दोस्तों, आप पेन कॉपी ज़रूर साथ लेके बैठे। समझने से कुछ नहीं होता, हमें प्रैक्टिस करना भी थोड़ा ज़रूरी होता है, तो उससे क्या क्वेश्चन रिपीट में आ जाता है, तो प्रैक्टिस करना ज़रूरी है। फिलहाल मैं क्वेश्चन करता हूँ। क्वेश्चन क्या है आप जानते हो तो आप बना के रखें, आपका आंसर निकाल के रखें। तो देखो, एक वृत्ताकार मैदान में एक 180 मीटर लंबा तथा 120 मीटर चौड़ा आयताकार टैंक है। यदि मैदान का भूभाग टैंक को छोड़कर का क्षेत्रफल 40,000 मीटर है, तो वृत्ताकार मैदान का अर्धव्यास कितना हुआ। यानी कि क्वेश्चन क्या बोल रहा है, कोई एक वृत्ताकार मैदान है जिसमें एक आयताकार टैंक बना हुआ है, आयताकार टैंक बना हुआ है, उसका हमें लंबाई और चौड़ाई दे रखी है और उसका हम क्षेत्रफल निकालेंगे। और फिलहाल पूरा जो टैंक को छोड़कर, यानी कि जो टैंक है उसको छोड़कर, और जो फालतू का क्षेत्रफल था टैंक के बाहर, जो आयताकार टैंक बना उसके बाहर का क्षेत्रफल हमें दे रखा है, तो ये बता रखा है और बोला है उसका अर्धव्यास क्या होगा। तो हम किस तरह से निकालते हैं वो देखो। तो एक वृत्ताकार मैदान में, तो ये लो है दोस्तों, एक वृत्ताकार मैदान लो। दोस्तों, मैं कभी भी जब भी आपको कोई क्वेश्चन कराता हूँ इस तरह का, तो मैं आपको मैप के माध्यम से समझाता हूँ, क्योंकि मैप के माध्यम से समझना बेहद ज़रूरी है। तो इस तरह की प्रैक्टिस करना, ये ऐसे क्वेश्चन है मैप के समझोगे तो ये भूलोगे नहीं। तो समझो दोस्तों, ये रहा एक वृत्ताकार मैदान में एक 180 मीटर लंबा तथा 120 मीटर चौड़ा आयताकार टैंक है। तो कोई एक आयताकार टैंक है, ये लो भाई, ये आयताकार टैंक रहा। अब इसमें क्या बता रखा हमें, 180 मीटर तो लंबा है और 120 मीटर चौड़ा क्या टैंक है। तो ये एक वृत्ताकार के अंदर 180 मीटर लंबा और 120 मीटर चौड़ा टैंक बना हुआ है। अब बोला है यदि मैदान का भूभाग टैंक को छोड़कर, जो ये टैंक है, ये वाला जो टैंक है, इसको छोड़कर का क्षेत्रफल 40,000 मीटर है। दोस्तों, इस जगह मीटर लिखना भूल गया था, मीटर स्क्वायर है। तो देखो भाई, इसको छोड़कर, तो आप बताओ जो पूरा वृत्त का क्षेत्रफल है, पहले हम टैंक का क्षेत्रफल निकाल लेंगे। तो आयत का क्षेत्रफल किस तरह से निकालते हैं, तो हमारे पास पहले हम निकालते हैं आयत का क्षेत्रफल। तो देखो दोस्तों, आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ, तो लंबाई इंटू चौड़ाई। तो लंबाई क्या है हमारे पास 180 और चौड़ाई क्या है दोस्तों 120। तो हमें जो आयत का क्षेत्रफल है वो मिल जाएगा। तो हम आयत का क्षेत्रफल निकालने चले तो क्या होगा, देखो 0 0 तो आएगी दो तो लास्ट में, और 12 × 96 और 12 × 12। तो हम कह सकते हैं 6 1 2, यानी कि हमारा क्या मिला, इसका मल्टीप्लाई करने में मिलेगा 21,600 वर्ग मीटर इसका क्षेत्रफल होगा। ये तो हुआ ये आयताकार टैंक का क्षेत्रफल। अब जब आयताकार टैंक का क्षेत्रफल मिल चुका है, अब हमें पूरा वृत्त का क्षेत्रफल निकालना है। तो क्या लिखा हुआ है, टैंक को छोड़कर का क्षेत्रफल 40,000 मीटर है। तो जब ये इसको भी हम ऐड कर देंगे, और जो 4,000 वृत्त का है, यानी कि ये जो वृत्त का क्षेत्रफल क्या आया था 21,600 मीटर आया था। ये तो था आयताकार टैंक का। अब जब हम इसमें जो ये फालतू का ये है, यानी कि जो बाहर का बचा हुआ टैंक को छोड़कर जो ये बचा हुआ हिस्सा है ना, ये वाला जो बचा हुआ हिस्सा है बाहर वाला, इसका क्षेत्रफल हमें क्या दे रखा, 40,000 दे रखा है। तो हमारे पास अब पूरा वृत्त का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, आप देखो पूरा वृत्त का, यानी कि पूरे वृत्त
का क्षेत्रफल, पूरा वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा भाई, आयताकार का क्षेत्रफल तो मिला क्या, आयताकार का क्षेत्रफल तो मिला 21,600 मीटर। अब जो ये जो बचा वाला हिस्सा मैं आपको बता चुका हूँ, ये जो बच रहा है हिस्सा आयत के बाहर जो वृत्त के अंदर जो क्षेत्रफल बच रहा है, इसका क्या दे रखा हमें 40,000, क्या दे रखा दोस्तों 40,000। तो हमने 40 इसमें ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, पूरे वृत्त का क्षेत्रफल हो जाएगा। तो पूरे वृत्त का क्षेत्रफल क्या मिलेगा, देखो दोस्तों 0 और 0 0 6 हो चुका, 0 1 और 6,000, वो सॉरी क्या होगा 0 0 0 0 और 0 6 1 और 2, यानी कि 61,600 क्या हुआ, 61,600 मीटर इसका क्या हुआ, पूरा वृत्त का क्षेत्रफल आ चुका है। क्या आ चुका, पूरे वृत्त का क्षेत्रफल आ चुका है 61,600। अब हमसे क्या पूछा है, तो ये पूरा वृत्त का क्षेत्रफल आ चुका है, तो वृत्ताकार मैदान का अर्धव्यास कितना होगा, यानी कि जो ये वृत्ताकार मैदान है तो इसका अर्धव्यास यानी कि हमें ये निकालना है, अर्धव्यास यही होगा, वृत्त का आधा क्या होता है, अर्धव्यास होता है, तो वृत्त का अर्धव्यास क्या होगा, तो वृत्त का आधा क्या होता है, अर्धव्यास होता है। तो हमारे पास वृत्त का क्षेत्रफल दे रखा, क्या ये दे रखा है, तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है दोस्तों, वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है पाई आर स्क्वायर, क्या होता है पाई आर स्क्वायर, ये होता है वृत्त का क्षेत्रफल, जिसके बराबर हमें दे रखा 61,600, ये दे रखा किसका, पाई आर स्क्वायर बराबर ये दे रखा है, यानी कि पूरे वृत्त का क्षेत्रफल बराबर ये क्षेत्रफल दे रखा। तो हम बराबर में रख के इसे काट सकते हैं, क्या रेडियस का मान, त्रिज्या का मान निकाल सकते हैं। तो त्रिज्या का जब मान निकल जाएगा तो जो त्रिज्या होगी वो यानी कि जो व्यास होगा, जो व्यास त्रिज्या मिलेगी वही क्या कहलाएगी, अर्धव्यास कहलाएगी। तो हम काटते हैं, देखो पाई का मान हम आपको पता है 22/7 मान के चलते हैं, तो 22/7 लिखे, और आर स्क्वायर तो ये रहेगा ही, आर स्क्वायर तो ये रहेगा क्योंकि जो आर मिलेगा वही तो इसका अर्धव्यास होगा, जो आर मिलेगा वही इसका क्या होगा, अर्धव्यास होगा। तो अब हम क्या लिखते हैं 61,600 इसके बराबर लिखते हैं, क्यों लिखते हैं, क्योंकि देखो आर का मान निकालना है। अब आप बताओ, मैं 7 को इधर खंडा सकता हूँ, तो देखो 6,061 6,016 है ना, हो चुका सर 61,600 ये हो चुका, तो 7 हम इधर खंडा देंगे, नीचे से ऊपर खंडा रहे कोई दिक्कत नहीं दोस्तों, ये 7 पहुंचा दिया, और ये क्या मिलेगा 22, क्या होगा 22, तो ये किसके बराबर होगा, आर स्क्वायर के बराबर हुआ या नहीं हुआ, आप कहेंगे भाई आर स्क्वायर बराबर हुआ है। अब हम काट सकते हैं, तो देखो 11 से 2 बार 11 दूनी का 22, और 11 पिंजो क्या होगा, 11 पिंजो 55, 11 पिंजो 55 6 बचेगा, 11 पिंजो 55 6 बचेगा, तो 11 6 66 56, यानी कि 56। अभी भी हम काट सकते हैं, 2 से काटेंगे 56 को, क्या जाएगा 2800 बार जाएगा। तो 2800 × 7 करेंगे, 2800 × 7 करेंगे हम दोस्तों, देखो 2800 × 7 किया हमने, तो क्या हुआ हमारे पास 0 0 7 8 56 5 7 2 14 5 19 14 5 19, यानी कि 19,600 क्या बचा 19,600। तो हम कह सकते हैं आर स्क्वायर बराबर क्या है 19,600 बचा है। तो अब ये बताइए, ये आर स्क्वायर 19,600 बचा है, तो ये आर का मान निकालने के लिए रूट इधर छंट जाएगा, इधर से रूट हट जाएगा, इधर रूट छंट गया, तो आर बराबर आप बताओ आर का मान क्या होगा, ये रूट हटा इधर आया तो आर का मान क्या होगा, तो आप बताओ 1996 है, ये किसका वर्ग है, तो आप कहेंगे ये होगा 140 का वर्ग। तो 140, तो यानी कि जो 140 क्या है मीटर में क्या है, इसकी रेडियस है, क्या निकली रेडियस, क्या निकली 140 इसकी रेडियस निकली। तो हम कह सकते हैं ये रेडियस होगी वो 140 की होगी, और इसी को हमसे पूछा था कि अर्धव्यास क्या होगा, तो हम कह सकते हैं इसका 140 क्या होगा, अर्धव्यास होगा। तो अगला क्वेश्चन लिखता हूं दोस्तों, तो दोस्तों अगला क्वेश्चन ये रहा। दोस्तों आप बनाने की कोशिश करें इस तरह के क्वेश्चन को। अब हम क्वेश्चन लिख रखे हैं, तो हम आपको करके दिखाते हैं क्वेश्चन किस तरह से करते हैं। तो क्वेश्चन क्या है, देखो 2 घन प्रत्येक का घनाभ, इस तरह के क्वेश्चन दोस्तों इससे पहले के जो भी मैं पाठ कराया हूँ उसमें भी करा चुका हूँ, तो आप उन्हें देखे होंगे तो इस क्वेश्चन को जरूर बनाएंगे। और ये वो क्वेश्चन है हम आपको बता चुके हैं ग्रुप डी में आए हुए। तो क्या कह रखा है,
दो घन प्रत्येक का घनफल 343 सेमी क्यूब है, उनके किनारों को एक दूसरे से जोड़ा जाता है, तो परिणाम स्वरूप घनाभ का घनफल क्या होगा। यानी कि दो घन है जिन्हें आपस में जोड़ा गया है और जो घन जोड़े गए हैं उनका एक घनाभ बनेगा और घनाभ का क्षेत्रफल यानी कि उसका क्षेत्रफल भुजा के क्या होगा। अब आप देखो दो घन, तो दोस्तों घन किस तरह का होता है आप जानते होंगे, इस तरह का घन होता है, इस तरह का क्या होता है भाई घन होता है। और घन की क्या होती है आपको पता है, घन की प्रत्येक भुजा क्या होती है भाई, समान होती है। तो हम कहेंगे ये लंबाई है, ये चौड़ाई है और ये ऊंचाई है। ये घन की प्रत्येक भुजा क्या होगी, ए होगी, यानी कि मैं ए क्या मान के चल रहा हूँ, भुजा। ये क्या होती है भाई, ये क्या होती है भुजा, इस जगह पे लिख भी दिया हूँ लोग, ये होता है भुजा। तो यानी कि दो घन है। अब दो घनों को तो मैं आपको यहाँ एक घन और बना देते हैं। चलो इधर से मैं मिटाकर घन इधर लाता हूँ, देखो तो ये घन हमने बना दिया, एक घन ये बन गया और एक और घन है इसके साथ में, क्या है भाई एक घन और है, ये रहा। लो दोस्तों जैसा भी बने आप समझने की कोशिश करना, ये रहा घन, यानी कि ये लंबाई है, ये चौड़ाई है और ये ऊंचाई है। तो तीनों भुजाएं क्या होती है, घन की समान होती है। तो हम कह सकते हैं ये भी, इसकी भी लंबाई, इसकी भी चौड़ाई और इसकी भी ऊंचाई ये समान है। अब क्या बोला, दो घनों, घन प्रत्येक का घनफल इतना है, कितना 343। तो बताओ घन की भुजा तीनों समान है तो ए क्यूब होता है, क्या होता है घन की भुजा समान है तो ए क्यूब भी तो होगा भाई। घन की भुजा समान है तो ए क्यूब होगा, क्योंकि घन की भुजा का मान निकालना हमें, जो ए क्यूब बराबर क्या दे रखा 343। अब आप बताओ ए का मान निकल जाएगा, लेकिन ये ए का मान निकालने के लिए हम इधर का क्यूब करेंगे। तो ये बताओ ये किसका क्यूब है भाई, एक ए का मान निकालने के लिए बताओ ये किसका क्यूब है, क्योंकि ए क्यूब बराबर यानी तीनों भुजा समान होती है घन की। तो एक भुजा का मान क्या होगा, तो घन की एक भुजा होगी, ये किसका क्यूब भाई, आप कहेंगे 7 का। तो हम कह सकते हैं ए बराबर क्या होगा, मान 7 होगा। तो ए की जगह हम क्या लिख सकते हैं, 7 लिख सकते हैं। तो यहाँ भी हम 7 लिख सकते हैं, जहाँ भी ए है उस जगह पर हम 7 लिख सकते हैं। ये लो भाई हमने 7 लिख दिया, ये 7 लिख दिया। तो हम कह सकते हैं ये घन की लंबाई हुई, ये चौड़ाई हुई, ये ऊंचाई हुई, और तीनों भुजाएं घन की क्या होती है, समान होती है। ये मैं आपको बता चुका हूँ। तो ए क्यूब बराबर 343, तो ए का मान मिला 7। अब क्या बोला है, परिणाम स्वरूप घनाभ का घनफल क्या होगा, यानी कि जो घनाभ बनेगा। अब इन्हें दोनों को जोड़ने को बोला है, क्या कह रहा, दो घन प्रत्येक का घनफल इतना है, उन्हें किनारों के एक दूसरे से जोड़ा जाता है। यानी कि जब ये दो घनों है, इन दोनों घनों को पास पास में सटाएंगे, यानी कि पास पास में लेके आएंगे, तो ये किस तरह का बन जाएगा, एक घनाभ का शेप ले लेगा। ये देखो एक इस तरह का एक घनाभ बन जाएगा। क्या बन जाएगा दोस्तों, ये घनाभ बन जाएगा और इस तरह का बन जाएगा। अब ये क्या हो गया भाई, एक घनाभ हो चुका है, क्या बन गया, यानी कि हम इन दोनों को जोड़ेंगे घनों को, तो ये क्या बन गया, एक घनाभ बन गया, ये रहा घनाभ। अब बताओ आप, घन की जब भुजा 7 मीटर की या सेमी की जो भी है वो 7 सेमी की थी, तो 7 और 7 14, तो लंबाई तो इसकी क्या हो जाएगी भाई, 14 हो जाएगी। लंबाई में ही तो फर्क आने वाला है भाई, जब दो घनों को जोड़ेंगे तो लंबाई 14 हो जाएगी, बल्कि जो चौड़ाई है वो चौड़ाई तो क्या रहेगी, वही 7 रहेगी। क्योंकि जब हम इनको पास पास सटाएंगे दोस्तों, पास पास सटाएंगे तो चौड़ाई तो क्या रहेगी, वो की वही 7 रहेगी। घन पे चौड़ाई पे कोई फर्क नहीं आने वाला है, तो हम यहाँ लिखेंगे चौड़ाई क्या लिखेंगे भाई 7, और जो ऊंचाई है ऊंचाई भी वही रहेगी 7। क्यों रहेगी, आप देखो भाई जब पास पास में किए तो इसकी 7 तो क्या रही, 7 तो क्या है इसकी चौड़ाई है, तो 7 ही रहेगी। जब दोनों सटाएंगे चौड़ाई 7 रहेगी, ऊंचाई भी 7 रहेगी, लेकिन जो लंबाई है 7 ही ये जुड़ जाएगी और 7 ही जुड़ जाएगी, लंबाई क्या हो जाएगी 14। तो हम कह सकते हैं ये हो गया। अब इसमें हमसे क्या पूछा है, घनाभ का घनफल यानी घन का आयतन पूछा है। घनाभ का घनफल क्या होता है, आयतन होता है। तो घनाभ का आयतन क्या होता है, देखो घनाभ का आयतन, घनाभ का आयतन क्या होगा, घनाभ का आयतन का क्षेत्रफल, घनाभ का आयतन का सूत्र क्या होता है, घनाभ का आयतन का सूत्र क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, यानी कि लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई। क्या होती है, लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई। तो अब आप देखो लंबाई क्या है 14 और चौड़ाई क्या है 7 और ऊंचाई क्या है 7। अब आप बताओ 7 सूत्र 49, यानी कि 14 इंटू 49 क्या हुआ 49। अब हम 14 को 49 से मल्टीप्लाई कर देंगे, जो भी मान मिलेगा वही हमारे क्या होगा, आंसर होगा। यही हमसे पूछा घनफल, तो उसका आयतन हम निकाल रहे हैं। तो देखो 9 चौक 36, 9 चौक 36, 6 कहाँ से लगती है 9 2 9 1 9 3 12 और 4 चौक 16 का 6 कहाँ से ले 4 1 4 1 5 यानी 14 चौक 56। हम कह सकते हैं 6
8 6, यानी कि 686 क्या हुआ, 686 होगा इसका क्षेत्रफल होगा, 686 सेमी का इसका क्या होगा, क्षेत्रफल होगा। तो ये क्या है, इसका आंसर है। इस तरह से आप निकाल सकते हो दोस्तों।